गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है राजधानियाँ और दरबार। राजधानी नगर मुगल साम्राज्य का आद्य स्थल माना जाता था। उसकी राजधानी नगर जहाँ दरबार लगाया जाता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों की राजधानी बड़ी तेजी से बदलती रही, कभी उस स्थान पर कभी उस स्थान पर। हालांकि बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर भी अधिकार कर लिया था और उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान राजसी जो दरबार था भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाया जाता रहा। 1560 में उन्होंने अकबर के अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। किससे? बलुआ पत्थर से, जो उसके आसपास के क्षेत्रों खदानों से ही लाया गया। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय का एक कारण यह हो सकता है कि सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर यह स्थित था, इसलिए उन्होंने वहाँ फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। और ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुकी थी। आपने सुना होगा पहले मुगल चिश्ती की दरगाह पर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर भी जाते थे उनके जब कोई संतान नहीं थी। मुगल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। अकबर ने सीकरी में जुमा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार के निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाना था। 1585 में उत्तर पश्चिम की ओर अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया और इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी। शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया और इमारत निर्माण का जो उनका शौक था उसको पूरा करने के लिए बहुत सारा धन भी इकट्ठा किया। जैसा कि आपने पहले शासकों के संदर्भ में देखा है, राजतंत्रीय संस्कृतियों में इमारत निर्माण कार्य राजवंशीय सत्ता, धन तथा प्रतिष्ठा और सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस प्रतीक था जो उनका इमारत निर्माण का कार्य है। राजाओं की शान शौकत, उनकी पावर और सत्ता को दर्शाता था। मुसलमान शासकों के संदर्भ में इसे धर्मनिष्ठा का एक कार्य के रूप में भी देखा जाता था। 1648 में दरबार सेना वैरासी खानदान आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहाबाद चले गए। दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में शाहजहानाबाद एक नई और शाही आबादी थी। यहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार की वृक्ष विधि और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। शाहजहां का यह नया शहर विशाल और भव्य राजतंत्र की ज़्यादा औपचारिक कल्पना को व्यक्त करता था। आगे है मुगल दरबार। शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। इसका केंद्र बिंदु इस प्रकार राज सिंहासन अथवा तख्त था। क्या होता था कि जो संप्रभु के कार्य को भौतिक स्वरूप प्रदान किया जाता था, इसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई है। ऐसा लगता था कि जो राज सिंहासन है उस पर ही जो शासक का दरबार है उसी पर पूरा कार्य, सारे शासक वर्ग का कार्य टिका हुआ है। इसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था। सहस्त्राब्दियों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी शासक की कांति को सूर्य की कांति से पृथक करने वाली थी। उनका मतलब है कि जो छतरी होती थी सुनहरी राज सिंहासन के ऊपर, वो लगती थी कि जैसे सूर्य की चमक है वही राजा की उस छतरी की चमक है, उसी से राजा की शान शौकत दर्शाई जाती थी। इतिवर्तों ने मुगल संभ्रांत वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों को बड़ी सुस्पष्टता से सामने रखा। क्या होता था कि दरबार में जो उसकी हैसियत थी इस बात से निर्धारित की जाती थी कि वो राजा के कितने पास है और राजा से कितने दूर है। मान लो राजा के जितना पास है तो उसका पद भी बड़ा होगा, राजा से अगर दूर है तो उसका पद छोटा होगा। और जो उसका पद होता था उसी के अनुसार बादशाह की नज़र में उसकी महत्व होता था उस व्यक्ति का। अगर ऊंचा पद होगा तो उसका महत्व ज़्यादा होगा, नीचा पद होगा उसका तो उसका महत्व कम होगा। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता तो किसी को भी ना तो अपना स्थान छोड़कर वहां से जाने की कोई अनुमति नहीं थी। बिना अनुमति के कोई भी दरबार से बाहर नहीं जा सकता था। नेक्स्ट है दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार। दरबार में मान्य संबोधन जो बोलते थे दरबार में वो शिष्टाचार के साथ विनम्रता के साथ बोला जाता था। उसके बोलने के एक नियम निर्धारित किए गए थे। अगर कोई भी शिष्टाचार को भूलता तो उसको दंडित किया जाता था। शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे
जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। मान लो अगर किसी के सामने लोग ज़्यादा झुककर करते हैं प्रणाम तो वो उतने बड़े ओहदे पर माना जाता था। किसी को कम झुककर करते हैं तो वो नीचे ओहदे पर माना जाता था। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। सिजदा किसको बोला जाता था? पूरा लेट करके राजा को प्रणाम किया जाए। सांझ के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम तथा जिम्बोसी के तरीके अपनाए गए। मुगल दरबार में जिम्बोसी होते हैं जमीन को चूमना, जमीन को चूम करके प्रणाम करना। मुगल दरबार में राजनयिक दूत संबंधी न्यायाचारों में भी ऐसी ही सुस्पष्टता थी। मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के मान्य रूपों में से एक या तो बहुत झुककर या फिर जमीन चूमकर अथवा फारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ बांध कर तरीके से अभिवादन करे राजा को। जेम्स फर्स्ट के अंग्रेज दूत टॉमस रो ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर पुनः दरबार को अचंभित कर दिया। बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था और इसके बाद वह पूर्व की ओर मुंह करके एक छोटे छज्जे अर्थात जोरोखे में आता था, जिसमें क्या थे, नीचे लोगों की भीड़ लगी रहती थी। बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार करते थे लोग। और अकबर द्वारा शुरू की गई जोरोखा दर्शन की प्रथा, किसने शुरू की थी ये जोरोखा दर्शन की प्रथा? अकबर ने। उसका उद्देश्य था कि जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को विस्तार देना, कि लोगों के मन में अपने लिए जगह बनाना। नेक्स्ट है, इस प्रकार दिखाया गया ये मुगल दरबार शासन, इस प्रकार दिखाया गया, ये जोरोखे का रूप दिखाया गया है। नीचे लोगों की भीड़ लगी हुई है उसको देखने के लिए। जोरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन दीवाने आम जिसको बोला जाता है उसमें आता था। वहाँ राजा के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। दिन में पहले वाले दिन क्या हुआ है, कहाँ से क्या चीज़ आई है, कहाँ गई है, किस सीमा के क्या हालात हैं, वो सारे महाराजे के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे तथा निवेदन करते थे। 2 घंटे बाद बादशाह दीवाने खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों के द्वारा बनाए गए इमारतों के नक्शों को भी देखता था। सिंहासन रोहण की वर्षगांठ, ईद, सबे बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल सज उठता था, जीवंत हो उठता था। सजे हुए डिब्बों में रखी जो सुगंधित मोमबत्तियां हैं महल की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे वंदनवार आने वालों पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे, सबको सुंदर लगते थे। मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाया करते थे, सूर्य वर्ष, चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन और वसंत आगमन पर फारसी नव वर्ष। ये दिखाया गया है दारा सिको का विवाह के समय का जो दृश्य है। शाही परिवारों में विवाह का आयोजन काफी खर्चीला होता था। 1663 में दारा सिको और नादिरा के विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निसाख नुम द्वारा की गई। शादी के उपहारों के प्रदर्शन की व्याख्या दीवाने आम में की गई थी। बादशाह तथा हरम की स्त्रियां दोपहर में इसे देखने के लिए आई और शाम के समय बिजात यहाँ आए। दुल्हन की माँ ने भी इसी तरह उसी विशाल कक्ष में उपहारों को सजाया था। शाहजहाँ इन्हें देखने के लिए वहां गया। हिनाबंदी, मेहंदी लगाने की जो रस्म थी, दीवाने खास में अदा की गई। दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान, इलायची तथा मेवे बांटे गए। विवाह पर कुल 32 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से, 16 लाख रुपए जहां आरा मुमताज महल द्वारा आरंभ में अलग से रखे गए रुपयों को मिलाते हुए और शेष दुल्हन की मां द्वारा दिए गए थे। बादशाह से लिए गए इन चित्रों में इस अवसर से जुड़ी कुछ गतिविधियों, बादशाहनामा से ये चित्र लिए गए हैं, उन गतिविधियों को दर्शाया गया है। नौरोज, जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था तथा बाद में ये वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी। पदवियां और उपहार और भेंट,
राज्याभिषेक के समय अथवा किसी स्तु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। उद्घोषक द्वारा जब इन गुंजायमान तथा लयबद्ध पदवियों की घोषणा की जाती थी तो वे सभा में विस्मय का माहौल बना देती थी। मुगल सिखों पर राजसी न्यायाचार के साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवी थी। योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था, क्योंकि ये नहीं देखा जाता था वहाँ कौन राजा के करीब है और कौन नहीं। नहीं, उनको काबिलियत के अनुसार ही पदवियां दी जाती थी। उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आसफ खां की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ था। औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजातों जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राज की पदवी प्रदान की। पदवियां या तो अर्जित की जाती थी या इन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। मीर खान ने अपने नाम में अलिफ अर्थात ए अक्षर लगाकर उसे अमीर खान बनाने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया। अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जामा भी शामिल था, जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहनाया गया हुआ था। इसलिए ये समझा जाता था कि बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है। सरप्पा सर से पांव तक एक अन्य उपहार था। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और पटका। बादशाह द्वारा अक्सर रतन जड़ित आभूषण भी उपहार के रूप में दिए जाते थे। बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजरियां वाला रतन जड़ित गहनों का सेट भी उपहार में प्रदान करता था। एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। वह या तो नजर के रूप में थोड़ा सा धन पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता था। राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। राजदूत प्रतिद्वंदी राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और संबंधों के जरिए समझौता करवाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करते थे। कौन करते थे? राजदूत प्रतिद्वंदी। ऐसी परिस्थितियों में उपहारों की महत्वपूर्ण प्रतीकात्मकता भूमिका होती थी। टॉमस रो को इस बात से बहुत निराशा हुई थी कि उसने असफ खां को जो अंगूठी भेंट की थी वह उसे केवल इसलिए वापस कर दी गई कि क्यों मात्र 400 रुपये मूल्य की थी, इसलिए क्योंकि वो कम पैसे की थी, इसलिए उसको वापस कर दी गई। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। आप साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आप साथ साथ तैयार करते रहिएगा। आपके यूटी में अब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, इसलिए आप साथ साथ अपना काम करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।